नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको 10वीं कक्षा की गणित एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। हम इसमें पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को लेके चलेंगे, डिस्कस करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं शुरू करूंगा, इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, डिफिनीसन है, उसके बारे में पहले जानने की प्रयत्न करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जिसे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। और इसकी परिभाषा है, एक नंबर में आती है हमारी प्राकृत संख्या। अब एक देखिए, प्राकृत संख्या होती क्या है। तो हम जानते हैं कि गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो गिनती की जितनी सारी संख्याएं हैं, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो यह जितनी सारी संख्याएं हैं, यह हमारी क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है। तो चलिए इसका डिफिनीशन लिखते हैं, लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे गिनती वाली सभी संख्याएं, गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है, ठीक है दोस्तों। गिनती वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेंगे इसका, जैसे में लिखेंगे, जैसे लेते हैं, लिखेंगे, शुरू करेंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह हमें आगे तक बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा आता है इसका, प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हम कहेंगे कि प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि हम अर्थात शून्य मिला दिया जाए, तो इस प्रकार जो हमें समूह प्राप्त होती है वह हमारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। तो हम इसका यही डिफिनीशन लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे कि प्राकृत संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि हम शून्य अर्थात 0 मिला दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है,
लिखे हैं कि प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि हम शून्य मिला दिया जाए तो इस प्रकार बना समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृत संख्या का समूह क्या होगा, जैसे लिखेंगे प्राकृत संख्या का समूह पहले लेते हैं। परिभाषा कहता है पूर्ण संख्या की कि प्राकृत संख्याओं के समूह में, तो प्राकृत संख्या का समूह क्या होता है, एक से शुरू होता है, गिनती वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और इसके पहले क्या लगा दिए, प्राकृत संख्या के पहले क्या लगा दिए, शून्य मिला दिए, 0 मिला दिए। इस प्रकार जो समूह हमें प्राप्त हुआ, यह कैसा समूह प्राप्त हुआ, तो पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त हो गया। ठीक है। संख्या तीसरा आता है पूर्णांक संख्याएं, नंबर्स इंटीजर नंबर्स। ठीक है। इसकी परिभाषा जानेंगे कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए, पूर्णांक को हम जेड से सूचित करते हैं, पूर्णांक को डिनोट किससे करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। जो कहेंगे परिभाषा इसकी होगी कि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक अंक मिला दें तो इस प्रकार बनी समूह क्या कहलाती है, तो इस प्रकार बनी समूह में पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं परिभाषा। तो परिभाषा लिखेंगे हम कि पूर्ण संख्याओं के समूह में पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक अंक मिला दिया जाए तो इस प्रकार बने समूह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, समझ गए। तो क्या हुआ कि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम प्राकृत संख्या का ऋणात्मक अंक, प्राकृत संख्या यानी गिनती वाली संख्या, तो गिनती वाली संख्या का क्या करेंगे, ऋणात्मक अंक मिलाएंगे यानी माइनस वाला अंक मिलाएंगे। तो इस प्रकार जो हमें समूह प्राप्त होगा वह कैसा समूह प्राप्त होगा, तो पूर्णांक संख्या का समूह प्राप्त होगा। ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं परिभाषा के अनुसार अकॉर्डिंग टू दी डिफिनीसन। तो क्या कहता है हमें, कहता है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो पूर्ण संख्या का समूह क्या है हमें, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यह हमें समूह कैसा समूह है, पूर्ण संख्या का समूह है। पूर्ण संख्या का समूह इसलिए है कि क्या कह रहा था डिफिनीसन, कि प्राकृत संख्या के समूह में या गिनती वाली संख्याओं के समूह में यदि हम 0 मिला दिए तो इस प्रकार बनी समूह क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। और पूर्णांक संख्या का डिफिनीसन कहता है कि यदि हम पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं की ऋणात्मक अंक जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक अंक मिला दें तो इस प्रकार जो हमें समूह प्राप्त होता है वह कैसा समूह प्राप्त होता है, तो हमें
पूर्णांक संख्याएं का समूह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम पूर्णांक संख्या पढ़ लिए। इसी चैप्टर में हमें जानना है धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। चलिए तो लिखेंगे हम धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। तो तीसरा आता है हमारा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक तीसरा आता है हमारा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को हम कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक कहेंगे कि जीरो से जो पूर्णांक जीरो से बड़े होते हैं, जो पूर्णांक जीरो से बड़े होते हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखेंगे इसका डिफिनीशन कि जो पूर्णांक जीरो अर्थात शून्य से बड़े होते हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, दोस्तों, ठीक है। जैसे इसका कुछ उदाहरण एग्जाम्पल लेंगे। उदाहरण में आ जाएगा, क्या कर रहा है कि जीरो से जो पूर्णांक जीरो से बड़े होते हैं, कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं, मान लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, 1 लेते हैं, सारे के सारी पूर्णांक क्या है, जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी पूर्णांक है। तो यह सारी जो संख्याएं आएंगी, यह कैसी संख्याएं आएंगी, तो धनात्मक संख्याएं आएंगी, तो धन पूर्णांक है। ठीक है, और फिर हम जानेंगे ऋणात्मक पूर्णांक कि ऋणात्मक पूर्णांक होती क्या है। ऋणात्मक पूर्णांक जिसे हम इंग्लिश में निगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती है, तो इसमें हम डेफिनेशन, इसकी परिभाषा देंगे कि जो पूर्णांक जीरो से छोटी होती है उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे परिभाषा में कि जो पूर्णांक जीरो से छोटे होते हैं, जो पूर्णांक शून्य से छोटे होते हैं, शून्य से छोटे होते हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे ले लेंगे जीरो से छोटे, तो जीरो से छोटा क्या हो सकता है भाई, तो जीरो से छोटा हमारा माइनस में आएगा, -1, -1, -2, -3, बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो जो यह सारी की सारी संख्या देखिए जीरो से छोटी है, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, निगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो हम धनात्मक पूर्णांक समझ गए और ऋणात्मक पूर्णांक को भी समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, थोड़ा मिटाते हैं, ताकि दूसरा कुछ परिभाषा हम लिख सकें। ठीक है, तो आप लोग चलिएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आप लोग लिख सकते हैं, और फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। जैसे हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे एक थोड़ा सा पूर्णांक में छूट गया था, पूर्णांक संख्या है। जैसे हम क्या बताए थे आपको,
पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं में हम आपको बताए थे जैसे बताए थे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और इधर सो ऑन। तो इस प्रकार जो समूह है पूर्णांक संख्या है। तो देखिए हम 0 से क्या होता है, 0 से दाएं की तरफ, 0 से जब दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो जितनी सारी संख्याएं हमें नज़र आती है सारी धनात्मक संख्या नज़र आती है, और या धनात्मक पूर्णांक संख्या नज़र आती है। और 0 से बाएं की तरफ बढ़ते हैं तो हमें जो संख्या दिखाई देती है वह सभी ऋणात्मक संख्या आती है। ठीक है, तो यह देखिए हमारा जैसे 0 है, 0 से दाएं की तरफ बढ़ेंगे तो धनात्मक पूर्णांक, 0 से बाएं की तरफ बढ़ेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक। एक चीज़ नोट कीजिएगा और थोड़ा सा जैसे नोट में लिखिएगा कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो थोड़ा लिख लीजिएगा कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, शून्य जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसके बाद आता है, अब इसमें पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या कि परिमेय संख्या क्या होता है। इस चैप्टर का परिभाषा है परिमेय संख्याएं आती है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं को हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखी जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो कहेंगे डिफिनीशन, परिभाषा कहेंगे कि वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिखी जा सके, P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हो, P तथा Q क्या हो, पूर्णांक हो, और तथा Q = 0, यानी Q जो है 0 ना के बराबर हो, यानी Q का मान 0 नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण है
2/3, 4/5, 6/2, 7/2 ETC। अब यहाँ देखिए, जैसे हम एक मान ले लेते हैं कि 2/4 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लिए? 2/4। तो यह क्या हमारा परिमेय संख्या है या नहीं? तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसलिए है कि यहाँ देखिए क्या कह रहा था डिफिनीशन, परिभाषा, कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखी जा सके। तो देखिए P/Q के रूप में है, जैसे हम मान के चलते हैं यहाँ हमें P/Q, देखिए P/Q के रूप में है, जिसे हम P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ P तथा Q क्या पूर्णांक हो। तो P, तो हमें P बराबर क्या है 2 और Q का मान क्या है 4। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ कि Q = नॉट 0, यानी Q बराबर क्या है हमें 4, और 4 क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसी संख्या हमें क्या होगी? परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में ना लिखी जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √7, √5, √3, इस तरह पाई, यह सब के सारी संख्याएं क्या कहलाती है हमारी? यह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं इसे इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर, IRRATIONAL, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। जैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा होती है कि वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, जहाँ ना लिखी जा सके उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, पढ़ लिए हम लोग कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में ना लिखी जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है? तो जैसे में होगा √3, √7, √5, पाई, ETC। ये जितनी सारी संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। और हम अपरिमेय संख्या को कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है कि पाई क्या है। यदि पूछा जाए, नोट में कोई पूछे आपसे कि पाई हमारा क्या है, तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। पाई तो लिखेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब हम पाई का
मान 22/7 रखते हैं तो इस स्थिति में यह मान परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इस स्थिति में हमारी जो 22/7 है पाई का मान, वह क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या क्यों कहलाती है? तो देखिए, पाई तो हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब इसका मान रख देते हैं 22/7 तो यह क्या हो जाता है? हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। परिमेय संख्या इसलिए होता है क्योंकि यह देखिए P/Q के रूप में लिखी जा सकी है, लिख सकते हैं इसे हम, बटे के रूप में है, तो क्या है? P/Q के रूप में जिसे लिखी जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा पाई होगा वहाँ अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन जब भी हम पाई का मान रखेंगे 22/7 तो इस स्थिति में वह जो मान आएगा 22/7 वह हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक, तो यहाँ हम कह सकते हैं P और Q का मान पूछा जाए तो P बराबर कितना हो जाएगा? 22 तथा Q बराबर 7। ठीक है, तो हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ लिए, और इस चैप्टर का एक लास्ट परिभाषा आती है वास्तविक संख्या है, जो कि हमारा इस चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। ठीक है, ये पढ़ते हैं, तो आप लोग थोड़ा इसे नोट कर लीजिए, आपकी एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप नोट करते चलें और एक नोट आप लोग तैयार करते चले, अपने तैयारी में अभी से ही जुट जाए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ गए? अब पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट डिफिनीसन। लास्ट नहीं कहिए, काहे कि इसमें थोड़ा सा और थ्योरी भी जानना जरूरी है। इसी थ्योरी के आधार पर कुछ एग्जाम्पल है इसमें, उस एग्जाम्पल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्योंकि NCERT टेक्स्ट बुक जो है ना, सरकारी किताब, उसका एग्जाम्पल भी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसलिए हम एग्जाम्पल को भी लेके चलेंगे और साथ में एक एक करके प्रश्नावली के एक एक सवाल को भी करते चलेंगे। ठीक है, तो हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर प्रश्नावली पढ़ेंगे। जैसे चलिए डिफिनीशन जानते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो हम थोड़ा समझेंगे। देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या है, तो परिमेय संख्याओं का समूह और अपरिमेय संख्याओं का समूह को जब हम एक साथ रखते हैं तो इस पूरे समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं
कहलाती है। ठीक है, जैसे परिमेय संख्या का समूह आ जाएगा 22/3, 7/2, और अपरिमेय संख्या का समूह आ जाएगा √3, पाई, √7, 3/4 etc। अब देखिए इस समूह में, इस वास्तविक संख्याओं के समूह में क्या आपको नजर आ रहा है? परिमेय संख्या का कुछ समूह है, कुछ अपरिमेय संख्या का समूह है। तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्याओं का समूह कहा जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या समझ गए हम। अब आगे पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। टॉपिक है थ्योरी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस चैप्टर में थ्योरी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि प्रमेयिका क्या होती है। ठीक है, कि प्रमेयिका क्या होती है। चलिए तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने से पहले हम क्या जानेंगे, प्रमेयिका क्या होती है। तो लिखेंगे प्रमेयिका। प्रमेयिका को हम इंग्लिश में कहते हैं लेमा, LEMMA, लेमा। देखिए तो प्रमेयिका क्या कहलाती है? तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, वह क्या कहलाती है? प्रमेयिका कहलाती है। तो लिखेंगे कि प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में, सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रमेयिका क्या है? तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो अन्य कथनों को सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम समझेंगे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड, यानी प्रमेयिका समझ गए, प्रमेयिका क्या होती है समझ गए। अब इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड्स, EUCLIDS, यूक्लिड्स
डिवीजन, DIVISON, डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम क्या करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं, हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे दो संख्या लेते हैं। मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 21 और 4 ले लेते हैं। दो संख्या हम क्या लिए, दो पूर्णांक लिए, 21 और 4। 21 और 4 में आपको बड़ी संख्या कौन नज़र आ रही है? तो 21 और 4 में हमें बड़ी संख्या 21 नज़र आ रही है, इसीलिए जो संख्या बड़ी है उसके तरफ हम क्या करते हैं, मुंह को खोल देते हैं, तो वह बड़ी संख्या कहलाती है। तो क्या कहेंगे, 21 इज़ ग्रेटर देन 4। 21 जो है ना 4 से बड़ा है। तो ठीक ही है, 4 से जब बड़ा है तो क्या करते हैं हम, जो बड़ा अंक है उस बड़े अंक में हम क्या करते हैं, छोटे अंक से भाग करते हैं। तो भाग चलिए करते हैं। तो मान लेते हैं भाग करते हैं 4 5 20। ठीक है, तो भाग कर दिए 4 5 20। तो यहाँ शेषफल क्या बचा, 1। अब यहाँ देखिए, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम क्या कहते हैं, यहाँ यह कहते हैं कि हमें जो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य यहाँ क्या है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है 4 गुने भागफल, भागफल क्या है 5, और जोड़ क्या होता है शेषफल यानी 1। तो यहाँ हमारा जो सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य क्या है 21 बराबर भाजक क्या है 4, भागफल क्या है 5 और शेषफल क्या है 1। ठीक है, और यहाँ हम कहेंगे कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू क्या, हमें शेषफल क्या है 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, और 1 इज ग्रेटर देन, विच इज़ ग्रेटर देन क्या 5, विच इज़ ग्रेटर देन 4। या कह सकते हैं कि 0 जो है 0 से बड़ा कौन है शेष, यानी कह सकते हैं कि यहाँ 0 शेष यानी इसकी जो शेषफल है, शेषफल या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ शेष क्या है, 0 के बराबर नहीं है तो 0 से तो बड़ी है। ठीक है, तो वही कहता है हमें जो शेषफल है या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी क्या है 1 है, और शेषफल से बड़ा कौन होता है भाजक। तो भाजक क्या है हमारा 4, तो शेषफल से बड़ी कौन है 4। ठीक है, हम यदि इसे एक और उदाहरण के माध्यम से समझाएं तो कहेंगे यहाँ कि मान लेते हैं कि हम दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं a और b। a और b में हम कहेंगे कि यहाँ हमें a बड़ा है, तो क्या करेंगे हम, तो a में हम भाग करेंगे कितना से b से। तो a में b से भाग करेंगे, मान लेते हैं कोसेंट यानी इसका भागफल q मर्तबे भाग लगता है, और शेषफल मान लेते हैं r बच जाता है। ठीक है, रिमाइंडर, शेषफल को हम कहते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर को हम r से सूचित करते हैं, कोसेंट मतलब होता है भागफल, तो कोसेंट q से सूचित किया जाता है, तो कोसेंट के लिए हम q उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला होता है, क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो यही है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, तो हम कह सकते हैं वही, तो भाज्य क्या है a बराबर भाजक क्या है b, और भागफल क्या है q। तो a बराबर BQ प्लस शेष r। तो यह हमारा फार्मूला होता है, यह हमारा क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस r। ठीक है, और हम कहते हैं कि
0 इज लेस देन और इक्वल टू R इज लेस देन B। ठीक है, यानी कह सकते हैं R का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, और शेषफल से बड़ा कौन होता है? भाजक B। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, इसी चीज़ को हम यदि लिखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को, तो मैंने आप लोगों को समझाया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं। लेकिन यदि हम इसे लिखें, एक्चुअल डेफिनेशन लिखें, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, UCLIDS, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पूर्णांक लिखेंगे 2 धनात्मक पूर्णांक, मान लेते हैं कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, मान लेते हैं A और मान लेते हैं 2 धनात्मक पूर्णांक A और B। तो हम कहेंगे कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय यानी QUE, यूनिक, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हो कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 R जो है ना, 0 R से छोटी या बराबर है। R जो है ना, वह 0 से छोटी या बराबर है, और R B से छोटा है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले हम लोग इसको समझने या पढ़ने से पहले हम क्या समझेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम ठीक है, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। लिखेंगे एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की
की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती